अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी क्लास में हम बात करेंगे जो यूपी एलटी की जो वैकेंसी आई हुई है आपकी, यानी यूपी टीचर वैकेंसी है। उनके लिए हमने क्या है, जो उर्दू वाले बच्चे हैं, उर्दू से जो तैयारियां कर रही हैं, उनके लिए क्या है, उर्दू का पूरा कंप्लीट कोर्स और क्लास वाइज आपको वीडियो हम इस चैनल के ज़रिए आपको चैनल का सालार उर्दू के ज़रिए आपको कराने जा रहे हैं। तो आज की हम इस क्लास में बात करेंगे उर्दू से मुतालिक, यानी उर्दू का जो आपका सिलेबस का जो पहला ही टॉपिक है, आपके सिलेबस का पहला टॉपिक कौन सा है? उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका। क्या है? उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका। उसके बारे में हम क्या करेंगे, इस क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने जो UPLT यानी UPLT में अगर किसी बच्चे ने फॉर्म नहीं डाला है तो बच्चे क्या है, फॉर्म डाल दे, क्योंकि उसकी लास्ट डेट क्या है, 28 अगस्त है। क्या है? 28 अगस्त है। क्योंकि जाहिर सी बात, अगर फॉर्म नहीं डालेंगे तो आप पेपर किस तरह देंगे। तो अब क्या है, 28 तारीख को अब लास्ट डेट है, इसको फॉर्म आप फिल कर लें। उसके बाद जो बच्चे क्या है LT से उर्दू से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगी। और हम पूरा कोर्स उर्दू का कंप्लीट इस चैनल के ज़रिए यानी सालार उर्दू के ज़रिए आपको मुहैया कराएंगे, यानी हासिल कराएंगे बिना किसी क्या रुकावट के साथ में, यानी कंटिन्यू आप फ्री मिलेगी ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे प्यारे दोस्तों, आज की जो ये क्लास रहेगी हमारी, आपका पहला ही टॉपिक है जो उर्दू का आगाज़ यानी उर्दू का इर्तिका, उर्दू का विकास, इसके बारे में ये क्लास आज हमारी रहने वाली है। फर्स्ट क्लास है हमारी LT वालों के लिए है जो यूपी की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा अगर जो बच्चे बिहार टेट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। यानी जिस भी आपके जो कंपटीशन में उर्दू का आगाज़ व इर्तिका है, उन सब के लिए क्लास क्या रहने वाली, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ आज उर्दू के बारे में, उर्दू से मुतालिक क्या क्या है उसको आप थोड़ा सा देख लेगा। उम्मीद है कि सभी बच्चों की चीज़ें पता होंगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। हम बात कर रहे हैं उर्दू, हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, उर्दू का है, और इसका उर्दू का आगाज़ और इर्तिका ही हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों कि उर्दू क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि उर्दू क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। क्या है? उर्दू है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, किस ज़बान का लफ्ज़ है। ये छोटी सी बेसिक बातें हैं, लेकिन आपको उर्दू के आगाज़ और इर्तिका में ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उर्दू लफ्ज़ के मायने क्या है। ठीक है, उर्दू कहाँ पैदा हुई, ये सारी बातें क्या है आपको इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक है, लेकिन फिर भी आपको याद रखनी ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करें उर्दू लफ्ज़ है, जो उर्दू लफ्ज़ के क्या है, मायने क्या है। उर्दू लफ्ज़ लिख लिया, मायने क्या है, और उर्दू कहाँ पैदा हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा इस बेसिक चीज़ों को याद रखें। बाकी इसमें और उर्दू के कदीम नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उर्दू के जो कदीम नाम है, कदीम कहते हैं प्राचीन नाम, यानी इसको पहले किन किन नामों से जाना जाता था। ये थोड़े बेसिक चीज़ें आप थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे उर्दू क्या है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उर्दू एक क्या है, उर्दू एक ज़बान है। क्या है? उर्दू एक ज़बान है। जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश भी एक ज़बान है, यानी लैंग्वेज है। हिंदी भी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, पंजाबी एक भाषा है। तो उसी तरह ये उर्दू भी एक क्या है, ज़बान है, भाषा है, लैंग्वेज है। नेक्स्ट बात करेंगे उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो आपको पता होना चाहिए कि उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। किसका है? तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, जाहिर सी बात है, तो इसका कोई ना कोई मायना भी होगा, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे। उर्दू का जो मायना है वो क्या है, लश्कर। क्या है? लश्कर। देखो, उर्दू का भी जैसे हर ज़बानों का एक इतिहास होता है, ऐसे उर्दू का क्या है, एक तारीख है, इतिहास है। क्योंकि हमारे मुल्क में क्या है, हुकूमत यानी शासन के लिए जो अरब मुल्कों से जो लोग आए थे, जो बादशाह आए थे, तो वो अपने साथ दो ज़बानें लेकर आए थे। कौन कौन सी? एक तो थी प्यारे दोस्तों फ़ारसी, प्लस एक आपकी क्या थी, अरबी। ठीक है, ये दो ज़बानें वो बोलते थे। आपको ये पता भी होगा कि जो मुग़ल शासन, जो हमारे मुग़ल बादशाह रहे हैं, उनकी जो क्या है कौमी जो ज़बान थी वो क्या थी, आपको पता है? किसी को आप कमेंट में बताएं ना, उसकी जो कौमी ज़बान थी वो क्या थी। जाहिर सी बात है, वो कौमी ज़बान थी उसकी, यानी राष्ट्रभाषा थी आपकी क्या थी, फ़ारसी थी। तो इन ज़बानों के मिलने से, इसके बाद हमारे हिंदुस्तान की खड़ी बोली, पंजाबी, ब्रिज भाषा, इनके मिलने से एक नई ज़बान की पैदाइश हुई, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उर्दू। ये सारी पॉइंट हम इस आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मायने क्या होगा, इसका मायने हो गया लश्कर। अब आपसे पूछे उर्दू कहाँ पैदा हुई, तो ये भी आपको क्या है, पता होना चाहिए कि उर्दू जो ज़बान है वो कहाँ पैदा हुई। तो हमारे प्यारे मुल्क इसमें हिंदुस्तान में ये क्या है, उर्दू ज़बान पैदा हुई। कहाँ हुई थी प्यारे दोस्तों? हिंदुस्तान में। चाहे ये कहीं की कोई भी भाषा क्यों ना हो, जैसे मैं बात कर लूँ एग्जाम्पल के लिए, ये पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसकी कौमी भाषा है, कौमी मतलब राष्ट्रभाषा है, कौन? उर्दू। कौन है?
उर्दू। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पैदा हुई, क्योंकि ये पैदा कहाँ हुई है, हिंदुस्तान में हुई है और हिंदुस्तान की ही रहेगी। ठीक है, इस पर किसी का वो नहीं है, हमारे प्यारे मुल्क में ही पैदा हुई है ज़बान। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके कदीमी नाम। तो इसको पहले क्या है, रेख्ता भी कहते थे। क्या कहते थे, रेख्ता। ठीक है, इसको उर्दू मुअल्ला भी कहते थे। क्या कहते थे, उर्दू मुअल्ला। और इसको ज़बान दहली भी कहते थे। क्या कहते थे, ज़बान दहली। ठीक है, ज़बान दहली। और आपसे पूरे हिंदवी भी कहते थे इसको। क्या कहते थे, हिंदवी या फिर हिंदी भी इसको कहते थे, गुजरी भी कहते थे इसको, है ना। क्या कहते थे, गुजरी। यानी ये सारे क्या है, उर्दू ज़बान को पहले, उर्दू भाषा को इन नामों से जाना जाता था। जाहिर सी बात है, विकास में इसकी तारीख इतिहास में यही चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे वो इसकी क्या है, जो इसके दौर थे उर्दू ज़बान के, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के साथ। आज की पहली क्लास है हमारे चैनल पर। आपको चैनल का नाम तो पता ही है, ठीक है, सालार उर्दू पर। और ये किन के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, जो उर्दू यूपीपीएससी जो एलटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उर्दू सब्जेक्ट से, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी जो बच्चे, अगर किसी का टॉपिक उर्दू का आगाज़ उर्दू का है तो इस क्लास को देख सकता है, उसके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो शुरू करते हैं उर्दू के बारे में। तो पहला ही पॉइंट है आपका क्या है, उर्दू का इर्तिका, यानी उर्दू का विकास एक दिलचस्प और तवील तारीखी अमल है। जाहिर सी बात है, हर ज़बान का, हर भाषा का क्या है, एक क्या होता है, इतिहास होता है। यही जाहिर सी बात है, वो पैदा होती है, उसको कोई तारीख तो रहती है, हिस्ट्री तो रहती है। जैसे पाली थी, प्राकृत थी, पहले क्या थी, संस्कृत थी, उससे पहले क्या थी, अपभ्रंश थी, आर्य भाषा थी। तो हर ज़बान का एक अपना क्या है, विकास है, यानी एक तारीख है, एक इतिहास है। ठीक है, ऐसे उर्दू का है, जो बरसगीर यानी महाद्वीपों, तहजीबी, लिसानी और सकाफती तारीख से गहरा ताल्लुक़ रखता है। यानी हर ज़बान का एक अपनी तहजीब होती है, एक संस्कृति होती है, एक भाषा होती है ना, अपनी एक कवायद होती है। वो सारी चीज़ें क्या है, उर्दू ज़बान से मुतालिक रखती है, यानी संबंध रखती है। झेल में इसका क्या है, यानी जो हम बात करेंगे इस क्लास में, इसका मुख्तसर मगर जामे कहते हैं मजबूत जायज़ा पेश किया गया है। ठीक है, उर्दू इतिहास के बारे में, उर्दू इर्तिका के बारे में। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें, इब्तिदाई दौर, यानी उर्दू का इब्तिदाई दौर। ठीक है, उर्दू का इब्तिदाई कहते हैं प्यारे दोस्तों, शुरुआती। इब्तिदाई का मतलब क्या है, शुरुआती। यानी आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जब हम इसके दौर पढ़ेंगे उर्दू ज़बान के, तो 1000 ईस्वी से, यानी जो उर्दू की जो क्या मानी जाती है, 1000 ईस्वी से वर्तमान यानी मौजूदा दौर तक क्या मानी जाती है, उर्दू ज़बान का विकास माना जाता है। हम इसको और डिटेल के साथ भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। इब्तिदाई दौर में क्या है, उर्दू की जड़ें बरसगीरा की मुकामी ज़बानों और फ़ारसी, अरबी और तुर्की ज़बानों के मेल जोल से वजूद में आई। यानी उर्दू ज़बान के किन किन ज़बानों से वजूद में आई, तो ज़ाहिर सी बात मैं आपको बता रहा था, इसमें क्या है, फ़ारसी, ठीक है, प्लस अरबी। ठीक है, इन ज़बानों के मिलने से, और इसमें हमारे हिंदुस्तान की जो ज़बानें मिलने के बावजूद क्या है, ये एक नई ज़बान वजूद में आई। जब मुसलमान फ़ातहीन बरसगीरा आए, यानी महाद्वीप में हुकूमत करने के लिए, फ़तह करने के लिए आए, तो उनकी ज़बानें खुसूसन क्या थी, फ़ारसी और तुर्की थी। कौन सी थी, फ़ारसी और तुर्की, क्योंकि वो कौन थे, मुसलमान थे, और मुसलमान हो क्या बोलते थे, अरबी और फ़ारसी ज़बानें बोलते थे। मुकामी बोलियों, जैसे मुकामी मतलब हमारे देश की, हमारे मुल्क की जो क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय बोली थी, जैसे हिंदी, ब्रिज भाषा। ठीक है, हिंदी, ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, ये कौन सा है, ये हमारे मुल्क की थी, खड़ी बोली। और पंजाबी, जाहिर सी बात है, पंजाबी यानी पंजाब में ब्रिज भाषा, आपके मथुरा शोर से इनका जो एरिया है, ठीक है, इनमें बोली जाती है, से मिलने लगी। यानी वो फारसी और जो अरबी ज़बान थी वो इनसे मिलने लगी। इस मिलाप से, इनके मेल से एक नई ज़बान की बुनियाद रखी गई, जो बाद में क्या कहलाई, उर्दू कहलाई। ठीक है, जो बाद में क्या कहलाई, उर्दू ज़बान कहलाई। तो आपसे कह सकते हैं, तो उर्दू का वजूद कैसे हुआ, अरबी, फ़ारसी और खड़ी बोली, ठीक है, हिंदी, ब्रिज भाषा के मिलने से जो नई ज़बान की उत्पत्ति हुई, ये कौन सी ज़बान थी, उर्दू ज़बान थी। इसीलिए उर्दू ज़बान को क्या कहते हैं, मखलूत ज़बान कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, उर्दू ज़बान को मखलूत ज़बान कहते हैं। मखलूत के मायने होते हैं मिला जुला। आपको पता है, इसमें हिंदी ज़बान के हर्फ भी मिलेंगे, अरबी के मिलेंगे और फ़ारसी के मिलेंगे, है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करेंगे, उर्दू का नाम और तश्कील, यानी उर्दू को पहले किन किन नामों से जाना जाता था, उनके बारे में हम बात करेंगे। उर्दू को अभी मैंने बता दिया, लेकिन फिर डिटेल के साथ पढ़ देंगे। उर्दू का लफ्ज़ तुर्की ज़बान के लफ्ज़ उर्दू यानी लश्कर से माखूज़ है। यानी जो उर्दू लफ्ज़ है, ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ कौन सा था, उर्दू, उससे क्या लिया गया है, जिसके मायने क्या है, लश्कर। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी स्टार्टिंग में। माखूज़ कहते हैं अखज़ किया, यानी लिया गया। क्या है, माखूज़ के मायने लिया गया, ठीक है, अखज़ किया गया, लिया गया है। चूँकि ये ज़बान फ़ौजी छावनियों और बाज़ारों में पैदा हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है,
भाई हमारे मुल्क में जो हुकूमत करने के लिए मुसलमान जो बादशाह आए थे वो फ़ौजियों के साथ, लश्कर के साथ आए थे, ठीक है। तो वहीं ये ज़बान क्या है, फली फूली थी, पैदा हुई। जहाँ मुख्तलिफ ज़बानें, जहाँ क्या है, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग आपस में मेल जोल करते थे, इसलिए इसे रेख्ता और ज़बान उर्दू मुअल्ला भी कहा गया। यानी उनके मिलने, उनकी ज़बानों के मिलने से, उनके मिलने से एक नई ज़बान की पैदा हुई जिसको क्या कहते हैं, रेख्ता, और इसको ज़बान उर्दू मुअल्ला भी कहा गया। अभी इसको उर्दू नहीं कहा गया, पहले प्राचीन नामों की बात कर रहे हैं अभी हम। नेक्स्ट बात करेंगे दहली और दक्कन का दौर। यानी आपको पता है एक तो है दबिस्तान दहली, ठीक है, एक है दबिस्तान लखनऊ, और एक है दक्कन। दक्कन का मतलब क्या है, दक्षिणी, जो यानी भारत का, जो हमारे मुल्क का जो दक्षिणी एरिया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी दहली में और दक्कन में उर्दू का विकास, इर्तिका कैसे कैसे हुआ। दहली में अमीर खुसरो ये सबसे पहले और बड़े शायर है। कौन है, अमीर खुसरो, यानी प्राचीन, यानी जो पुराने कदीम शायर कौन है, अमीर खुसरो, जिसकी क्या है ज़माना कौन सा है, 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक को उर्दू शायरी का इब्तिदाई शायर माना जाता है। आपसे पूछे उर्दू शायरी का, उर्दू शेर शायरी का शुरुआत, यानी पहला शायर कौन है, तो आप याद रखें कौन है, अमीर खुसरो। कौन है प्यार दोस्तों, अमीर खुसरो, ठीक है। इसके अलावा एक को और माना जाता है जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, उसको भी पहला शायर माना जाता है, लेकिन अलग अलग नजरियात हैं दोनों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट दक्कन में, अब दक्कन में कौन था इस टाइम, दक्कन में जो बादशाह थे, दक्कन में मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, और वली दक्कनी जैसे शोरा ने उर्दू को फ़रोग दिया। यानी दहली की बात करें तो किसने, अमीर खुसरो ने। अगर दक्कन की बात करेंगे तो दक्कन में कौन थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये बादशाह थे उस दौर के, और वली दक्कनी ये शायर थे। इन्होंने उर्दू को क्या दिया, फ़रोग दिया। फ़रोग कहते तरक्की देना, ठीक है, विकास के लिए सहयोग करना, ठीक है, दिया। वली दक्कनी की शायरी ने उर्दू को दहली में रोशनास कराया। रोशनास कहते पहचान दिलाई, किसने, यानी वली दक्कनी ने उर्दू शायरी को कहाँ, दहली में क्या कहना है, पहचान दिलाई, रोशनास कराया। किसने, वली दक्कनी ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे फारसी का असर, उर्दू पे फारसी का असर कैसे कैसे पड़ा और क्या रहा। क्योंकि जाहिर सी बात है पहले मुगलिया जो मुसलमान जो हुकूमत थी वो क्या अरबी और फारसी बोलती थी। मुगलिया दौर में फारसी सरकारी ज़बान थी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब मुगलों का जो शासन था हमारे देश में, किसका, मुगलों का, जाहिर सी बात है बाबर से लेकर और अपने बहादुर शाह जफर तक। इसके बाद कर रहे हैं बाबर, जो कि क्या है 1526 में हमारे मुल्क में आया था, जो युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में आपके कौन से, बहादुर शाह जफर दिखते हैं, ठीक है, कौन थे, बहादुर शाह जफ़र, वो भी कौन से दिखते, ये 1526 से 1857 तक, जब हमारे देश की प्रथम क्रांति हुई थी, उस टाइम तक मुगलों का शासन था। तो उस दौर में फारसी क्या थी, सरकारी ज़बान थी। क्या थी, सरकारी ज़बान। सरकारी ज़बान मतलब जो सरकारी काम काजों में जो दफ्तरों में चलती है वो ज़बान थी। इसलिए उर्दू ने फारसी अल्फाज, मुहावरात और क्या है, मुहावरात और अंदाज़ बयान को अपने अंदर जज़ब कर लिया, जज़ब कहते समा लिया। जाहिर सी बात है उस टाइम जब सरकारी ज़बान थी तो कुछ ना कुछ इसका असर इस पर ज़रूर पड़ेगा। अरबी अल्फाज भी दीनी इल्मी मुतवन के ज़रिए शामिल हो गए, यानी दीनी एतबार से क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अरबी का भी इतना ही वो असर हो गया, क्योंकि दीनी एतबार से अरबी के अल्फाज इसमें शामिल कर लिए गए। नेक्स्ट बात करेंगे इसका है शेरी इर्तिका, यानी उर्दू में शेर व शायरी का विकास किस तरह हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। जाहिर सी बात है उर्दू को आप जानते इसलिए कि शेर शायरी की वजह से, क्योंकि इनके बिना तो काम चलता ही नहीं उर्दू में, शेर शायरी के बिना। तो इसका विकास किस तरह हुआ, तो आपके बड़े बड़े शायर हैं जैसे मीर तकी मीर है, सौदा है, ख्वाजा मीर दर्द है, दहली के दबिस्तान, यानी ये कौन से शायर थे, मैंने आपको बताया था 2 दबिस्तान थे अपने, यानी जहाँ उर्दू को फ़रोग मिला, तरक्की मिली, वो 2 दबिस्तान थे आपके। एक तो था दबिस्तान दहली, कौन सा था, दबिस्तान दहली, और एक है आपका दबिस्तान लखनऊ, कौन सा है, दबिस्तान लखनऊ, ठीक है। इन दोनों में क्या है, उर्दू को तरक्की हासिल हुई। दबिस्तान दिल्ली में क्या था, इन्होंने अपनी क्या है एक कहते हैं ना संजीदगी के साथ अपनी शेर शायरी, अपने दुख दर्द को पेश किया है। लेकिन जो लखनऊ के जो शायर थे, इन्होंने आराम ऐश पसंद, इनकी शायरी में ये चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि दिल्ली में क्या है फसाद हुआ था, जिसकी वजह से शायर बेचारे क्या है इधर उधर हो गए थे। कुछ शायर दिल्ली से कहाँ आ गए थे, लखनऊ में आ गए थे, और वहाँ के राजा महाराजाओं ने, बादशाहों ने उनका पूरा क्या किया था, सहयोग किया था, मदद किया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, ऐश पसंद। तो आपसे सवाल किस तरह पूछा जाएगा, सवाल आएगा दबिस्तान दिल्ली के शायर कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे मीर तकी मीर, सौदा और ख्वाजा मीर दर्द, ये कौन है, दबिस्तान दिल्ली के आपके शायर हैं, ठीक है।
उसके बाद बात करेंगे दबिस्तान लखनऊ के मीर अनीस, दबीर, मुस्तफ़ा और नासिक। ये कौन है? दबिस्तान लखनऊ के बड़े शायर। हम बात कर रहे हैं शायर वर्ग की, ठीक है। इन्होंने गज़लें वगैरह, ठीक है, और मरसिया वगैरह जो लिखे हैं उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, जदीद दौर के यानी वर्तमान ज़माने के जो प्रसिद्ध जो शायर थे, जो मशहूर थे, वो कौन कौन से थे? आपके मिर्ज़ा गालिब है, अल्लामा इकबाल है, अल्ताफ़ हुसैन हाली है, सर सैयद अहमद खां है, जिन्होंने क्या है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बानी है, मौजिद है, ईजाद करने वाले हैं। ये क्या है? फैज़ अहमद फैज़ है, नासिर है। ये कौन से? जदीद दौर के। जदीद मतलब नए ज़माने के, ठीक है। जदीद का मतलब क्या है? नए ज़माने के। ये क्या है ना, शायर हैं, ठीक है। और नासिर काज़मी वगैरह ये कौन है? जदीद ज़माने के आपके शायर हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, नसर का इर्तिका। ये बात की हमने अभी आपके शेर का इर्तिका, आपको बात करते हैं नसर। नसर यानी आपका जो गद्य भाग होता है उसका विकास किस तरह हुआ उर्दू में, उसके बारे में बात करेंगे। गद्य भाग, ठीक है। सर सैयद अहमद खां और उनके रफ़का। रफ़का कहते हैं रफ़ीक से बनाए दोस्त, यानी सर सैयद अहमद खां और उसके जो दोस्त थे, दोस्तों ने उर्दू नसर को सादा और आम फहम बनाया। यानी इन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो हर लोगों, हर इंसान को समझ में आ जाएं, जिसकी वजह से क्या है, उर्दू जो नसर है इसका विकास हुआ। सहाफ़त और नावल निगारी ने भी उर्दू को एक नई जो है जहत दी है, ठीक है। यानी आपको पता है आज के दौर में क्या है, अखबार भी और क्या है जो नावल निगारी, ये सारी चीज़ें उर्दू में इनके ज़रिए भी क्या है हमारे उर्दू को जो नसर निगारी को क्या मिला है, विकास मिला है। रतननाथ सरसार, ये पूरा नाम इसका क्या है? रतननाथ सरसार है। रतननाथ सरसार का नावल फसाना आज़ाद और डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल इसकी मिसाल है। यानी इन्होंने क्या है, जो रतननाथ सरसार है, डिप्टी नज़ीर अहमद है, इनके नावल के ज़रिए भी क्या है उर्दू नसर निगारी को आगाज़ मिला, यानी विकास मिला है, विकास में बहुत मदद मिली है। नेक्स्ट बात करेंगे हम उर्दू की मौजूदा हैसियत, यानी वर्तमान में फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में उर्दू की क्या हैसियत है, ठीक है। उर्दू आज पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, क्या है? चाहे पाकिस्तान, कौमी ज़बान का मतलब होता है राष्ट्रीय भाषा। क्या होता है? राष्ट्रीय भाषा। यानी मौजूदा दौर में, वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, इसकी जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है? उर्दू। लेकिन वहाँ की राष्ट्रीय भाषा होने के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि उर्दू कहाँ पैदा हुई है, पाकिस्तान में, बल्कि आप क्या बताएंगे? उर्दू हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है और हिंदुस्तान में भी एक बड़ी ज़बान के तौर पर ज़िंदा है। जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में भी थर्ड लैंग्वेज, ये तो आपको पता ही होगा कि थर्ड लैंग्वेज के अंतर्गत हमारी क्या पढ़ी जाती है? उर्दू ज़बान पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? उर्दू ज़बान पढ़ी जाती है, ठीक है। यानी इसका काफ़ी सारा वजूद है। ये ना सिर्फ अदब बल्कि सहाफ़त, सहाफ़त कहते हैं अखबार वगैरह जो आते हैं ना, अखबार, फिल्म, ड्रामा और तालीमी मैदान में भी इस्तेमाल होती है। यानी हर जगह आज के दौर में उर्दू ज़बान इस्तेमाल होती है। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा प्यारे दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ को तरक्की देनी है, किसी चीज़ को बढ़ाना है, किसी चीज़ को क्या है फैलाना है, तो जाहिर सी बात है उसको अपनाइए आप। जब तक आप उसको अपनाएंगे नहीं तो वो क्या है, बढ़ेगी नहीं। जैसे मिसाल तौर पर हम उर्दू की बात कर लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उर्दू का बोलबाला हो, उर्दू तरक्की पाए, उर्दू और ज़्यादा फैले, तो आप इनको हर जगह यूज़ करने की कोशिश करें, इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हर स्कूलों में कोशिश करें कि ये बच्चे क्या है उर्दू ज़बान को रखें और टीचर भी लगाए जाए बाकायदा, जिससे क्या है उर्दू का और क्या है फैलाव हो सके, विकास हो सके। उसके बाद बात करेंगे खुलासा ये है, क्या कह रहे हैं? खुलासा ये है कि उर्दू एक मखलूत ज़बान है। जाहिर सी बात है, क्यों है? क्योंकि इसमें अरबी, फ़ारसी सारे ज़बानों के अल्फाज हैं जो सदियों के इर्तिका यानी सदियों के विकास, मुख्तलिफ ज़बानों के मेल जोल और तहजीबी असरात से वजूद में आई। तहजीबी संस्कृति, अब कई बार अल्फाज आप बोल के ही देख लीजिएगा उर्दू और बाकी ज़बानों में कितना फ़र्क है। अल्फाज से ही पता चल जाता है कि वास्तव में तहजीब वाली क्या है, ये ज़बान है, वजूद में आई और आज एक भरपूर अदबी, साइंसी और सकाफती ज़बान के तौर पे कायम है। यानी हर जगह उर्दू ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है, कायम है। की शक्ल में भी क्या है, आप चाहते हैं कि मैं ठीक है, ये था। तो ये जो आज की हमारी क्लास थी, इसमें क्या था, उर्दू ज़बान का जो आगाज़ इर्तिका है, उर्दू को इस ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू क्या है, उर्दू पे नसर का और नज़म का क्या असर पड़ा है, फ़ारसी का क्या असर पड़ा है, ये सारी बातें आज की इस क्लास में हमने की है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो उर्दू के जो दौर हैं, उर्दू को कितने दौर में बांटा गया है, उसके बारे में हम क्या है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहाँ तक आपको ये क्लास कैसी लगी, इसको आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं और आपके कोई एडवाइस हो तो वो भी आप हमें क्या है कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज हम ये कह रहे हैं, आपको जो LT का जो आपका सिलेबस है उर्दू का, हम आपको टॉपिक वाइज हर क्लास में आपको एक एक टॉपिक वाइज आपको कराते रहेंगे इंशाल्लाह। आप बस क्या है हमारा सहयोग दें, साथ दें, जिससे क्या है ये क्लास पूरी तरह से चल सके। तो आज के लिए थैंक यू, शुक्रिया।